दोस्तों, अगर पुलिस की नौकरी की बात करें तो कुछ लोग अपनी नौकरी को बहुत ही ज़्यादा मान्यता देते हैं। वो अपनी नौकरी के लिए अपनी जान तक गंवा देते हैं, हर समय जनता की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन इनमें से ही कुछ लोग इस कदर होते हैं जिन्हें सिर्फ अपने रुतबे का ख्याल होता है। वो अपने रुतबे को बढ़ाने के लिए कितने भी बड़े क्राइम को कर जाते हैं। उन्हें सिर्फ चाहिए होता है कि उनका स्टार बढ़े। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक एसएचओ साहब 3 लड़कों का इनकाउंटर कर देते हैं और उन्हें एक गैंग का सदस्य बताते हैं। लेकिन जब पूरा मामला लोगों के सामने आता है तो एक ऐसा खुलासा होता है कि ये तीनों के तीनों बड़े ही बेकसूर थे, तीनों के तीनों इनोसेंट थे। इन तीनों को इस एसएचओ साहब ने स्पेशल अपने स्टार बढ़ाने के लिए मार डाला। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार कोई बंदा इतना बड़ा क्राइम कैसे कर सकता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार का ज़िला पड़ता है पटना और ये पटना की ही हकीकत की घटना है। 4 दोस्त होते हैं जो आपस में एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते हैं और इनमें से 2 दोस्तों की सरकारी नौकरी लग जाती है। बाकी 2 दोस्त पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, उनकी भी जल्द सरकारी नौकरी लगने वाली होती है। चारों दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना अब इस पल को अच्छे से जिया जाए, क्यों ना कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की जाए, आपस में बैठकर हम एक जगह जाएं, वहीं पर खाना पीना खाकर अपने घर वापस आएं। इन चारों दोस्तों में एक का नाम होता है प्रशांत सिंह, जो मर्चेंट नेवी में जिसका सिलेक्शन हो जाता है। दूसरा होता है हिमांशु यादव, जिसे उसके पिता की मौत के बदले सरकारी नौकरी मिल जाती है। तीसरा होता है विकास रंजन, जो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है। ये तीनों दोस्त एक साथ मिल जाते हैं और एक बाइक पर बैठ जाते हैं। बैठकर ये आगे के लिए चलने लगते हैं और ये कहते हैं कि क्यों ना अपने चौथे दोस्त को भी बुलाया जाए। फिर चौथे दोस्त को बुलाने के लिए आसियाना नगर एसटीडी बूथ पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर एसटीडी के अंदर जाकर उसके नंबर पर कॉल किया जाता है। जैसे ही नंबर पर कॉल किया जाता है तो दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। 2-3 बार ये मिलाने का प्रयत्न करते हैं लेकिन कहीं से भी कोई जवाब नहीं आता। फिर एसटीडी बूथ से निकलकर ये वापस चलने लगते हैं। लेकिन जो एसटीडी का मालिक होता है कमेश कुमार गुप्ता उर्फ गौतम, वो इन लड़कों को रोकता और इनसे कहता है कि तुम्हें एसटीडी का चार्ज दे के जाना पड़ेगा। इधर लड़के कहने लगते हैं कि हमारी तो कॉल लगी ही नहीं, हम एसटीडी का चार्ज क्यों दें। फिर वो कहता है कि तुम्हारी एक कॉल लगी है और बिल उनके हाथ में थमा देता है। बिल होता है मात्र 2 रुपये का। 2 रुपये का बिल देखकर वो लड़के भी इसी तरह से कहने लगते हैं कि हमने कोई कॉल की नहीं, तुम तो फर्जी बिल निकाल रहे हो। आपस में झड़प होने लगती है और झड़प भी इस कदर बढ़ जाती है। एसटीडी बूथ का मालिक होता है कमेश कुमार गुप्ता, प्रशांत सिंह को एक रैप्टा लगा देता है। अब रैप्टा लगाने के बाद जो बाकी इसके दोनों दोस्त होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। हिमांशु यादव और विकास रंजन दोनों उस एसटीडी बूथ के मालिक के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसके साथ पिटाई करने लगते हैं। इधर जो कमेश कुमार गुप्ता होता है वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और लोगों से कहने लगता है कि ये लोग मुझे लूट रहे हैं, मेरी दुकान से मेरे सामान को लूट कर ले जा रहे हैं। चीखने चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर जो पड़ोसी दुकानदार होते हैं, जिनमें राजू रंजन, प्रमोद कुमार, सोनी, रजक, राकेश कुमार और अनिल, ये सारे दौड़े दौड़े आते हैं और इन लड़कों के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगते हैं। अब इनको जमकर पीटा जाता है। आसपास के लोग देख रहे होते हैं, इन लड़कों के कहीं तो खून निकल रहा है, कहीं से ऐसे ही इनका शरीर फट गया होता है। सभी लोग इनको देख रहे हैं लेकिन ये लोग इनको मारे ही जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पर चोरी और डकैती करने के उद्देश्य से आए। उसके बाद जो कमेश कुमार गुप्ता होता है वो एसएचओ साहब को फ़ोन करता है। उस समय के जो एसएचओ साहब होते हैं शास्त्री नगर पुलिस के, उनका नाम होता है शमसे आलम। शमसे आलम को फ़ोन किया जाता है और शमसे आलम अपने एक सिपाही जिसका नाम अरुण कुमार होता है उसको अपने साथ लेकर, अपनी गाड़ी को लेकर तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। अब जो लड़के होते हैं वो दया की भीख मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमने कौन सी बड़ी गलती की है, हमें छोड़ दीजिए। लेकिन जो शमसे आलम होते हैं अपनी गन निकालते हैं और गन निकालकर इन तीनों लड़कों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। इनमें से जो हिमांशु यादव होता है वो एसएचओ साहब से दया की भीख मांगता है और कहता है कि एसएचओ साहब, हम तो वही हैं जो 2 दिन पहले आपसे करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आए थे। लेकिन वो एक बात भी उनकी नहीं सुनते। वो यही कहते हैं कि तुम तो बहुत बड़े गुंडे हो और
फिर अपनी गोलियां ताबड़तोड़ उनके ऊपर दागने लगते हैं। गोलियां चलाते चलाते उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर जो एसएचओ साहब होते हैं शम्स आलम अपने कांस्टेबल अरुण कुमार को कहते हैं कि जैसा मैं कहूं ऐसा ही तुम्हें बोलना है। फिर वायरलेस पर फ़ोन मिलाया जाता है और वायरलेस पर यही कहा जाता है यहाँ पर बहुत बड़ी झड़प हुई है, अशोक नटवा गैंग के कुछ लोगों के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हो गई है, जिसमें नटवा गैंग के 3 लोग यहाँ पर मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। तुरंत ही पुलिस मौके पर आ जाती है। लोग बागों की समझ में नहीं आता कि ये लड़के नटवा गैंग के हैं या ये लड़के बिल्कुल इनोसेंट हैं, मासूम हैं। उसके बाद उन तीनों डेड बॉडियों को उठाकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर घर वालों को जब इस सब के बारे में पता चलता है, आसपास के लोगों को भी पता चलता है कि ये तीनों बच्चे तो इनोसेंट हैं, ये तीनों बच्चे तो अभी नौकरी में लगने वाले हैं। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल होता है। लोग बागों का क्रोध इतना बढ़ जाता है, बाग रोड पर आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि पुलिस अपनी मनमानी नहीं कर सकती, पुलिस ने यहाँ पर बहुत ही गलत काम किया है। इन निर्दोष लड़कों को मारकर पुलिस ने क्या साबित करना चाहती है। यहाँ पर एसएचओ साहब के खिलाफ नारेबाजी लगने लगती है। मामला चलता चलता लालू प्रसाद यादव की उस समय सरकार होती है, राबड़ी देवी उनके साथ होती है, वो मामला उनके पास पहुँच जाता है। मामला हाई कमान तक पहुँचता है। हाई कमान पहुँचने के बाद मामले की जांच पड़ताल के लिए दिल्ली सीबीआई को दे दिया जाता है। 18 फरवरी 2003 को ये मामला सीबीआई के हाथ में चला जाता है। 28 दिसंबर 2002 को ये घटना हुई थी और 18 फरवरी 2003 को ये मामला सीबीआई में चला जाता है। और सीबीआई में जाने के बाद सीबीआई लगातार जांच पड़ताल में लगी रहती है, लगातार जांच पड़ताल करती है। 12 साल में इनकी जांच की पूर्ति होती है और 12 साल में जांच की पूर्ति होने के बाद 5 जून 2014 को कोर्ट में एक फ़ैसला सुनाने की तारीख होती है, लेकिन 5 जून को इस फैसले को सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद 24 जून 2014 को इस फैसले को सुनाया जाता है और इस फैसले में जो एसएचओ साहब होते हैं शम्स आलम, उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और बाकी जो और लोग इसमें शामिल होते हैं उन सभी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। घरवाले और आसपास के लोग इस पूरे मामले को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उन्हें भी लगता है कि शायद तुम्हारे बेटे को अब न्याय मिल चुका है, लेकिन उनकी खुशी ये ज़्यादा दिन नहीं रहती। इस मामले को दोबारा से हाई कोर्ट में पहुंचा दिया जाता है और हाई कोर्ट में 2015 में दोबारा से एक और बहुत बड़ा फैसला आता है, जिस फैसले को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग, हर कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है। फैसले में यही कहा जाता है कि सबूतों के अभाव में जो एसएचओ साहब हैं उनको बरी किया जाता है, बाकी लोगों को भी बरी किया जाता है। लेकिन जो यहाँ पर बच्चे मरे हैं ये निर्दोष हैं, ये अपने घर परिवार को अच्छे से चलाते, इसकी एवज में इन्हें 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। दोस्तों, फैसले को घरवाले जब सुनते हैं तो उनका रो रो कर बुरा हाल होता है। लोगों को यही लगने लगता है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था मर चुकी है, बिहार में कानून व्यवस्था का अंत हो चुका है। लेकिन कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों सुनाया, उसके ऊपर भी काफ़ी सवालात उठ रहे होते हैं कि कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों सुनाया, जब निचले कोर्ट ने उनको इस तरह की सज़ा दे दी थी। लेकिन 12 साल की जांच में सीबीआई ने क्या किया जो सबूतों के अभाव में इस तरह का फैसला सुनाया गया। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, पुलिस की नौकरी पब्लिक की रक्षा के लिए होती है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो पब्लिक का क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर एसएचओ साहब अपने रुतबे को आगे बढ़ाने के लिए इतने बड़े क्राइम को कर जाते हैं। वो बच्चे दया की भीख मांगते रहते हैं, लेकिन एसएचओ साहब के कानों तक एक भी आवाज़ नहीं पहुंचती। एसएचओ साहब बिना कुछ सोचे समझे उनके ऊपर लगातार गोलियां चला देते हैं और उनका वहीं पर एनकाउंटर कर देते हैं और बाद में बताते हैं कि ये अशोक नटवा गैंग के सदस्य हैं। जबकि उन बच्चों की जांच पड़ताल की जाती है तो बच्चे बिल्कुल सीधे साधे होते हैं और जो अभी अभी हाल में ही नौकरी को लगे होते हैं, जिनमें प्रशांत सिंह होता है वो मर्चेंट नेवी में सिलेक्ट हो जाता है, जो हिमांशु यादव होता है वो भी सरकारी नौकरी में लग जाता है और इनका तीसरा दोस्त होता है विकास रंजन, वो भी पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार होता है, उसे भी जल्द नौकरी मिल जाएगी। और जो चौथा दोस्त होता है उसकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी होती है, वो भी उस दिन अगर एसटीडी बूथ पर उनका फ़ोन मिल जाता, उनसे बातचीत हो जाती तो शायद वो भी आज जिंदा नहीं होता। वो इसी वजह से बच गया जिससे कि उसका फ़ोन नहीं लगा था। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर क्या बोलना चाहते हैं? हमारी राय तो यही है कि ऐसे
जहाँ पर जो एसएचओ साहब ने किया, इस तरह का काम किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कानून को किसी को भी हाथ में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही मानना है कि पुलिस वाले बनो, लेकिन शम्स आलम जैसा एसएचओ कोई भी ना बने जो इस तरह से निर्दोष इनोसेंट लड़कों का इस तरह से कत्ल कर दे। तो घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।